हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। पीपीएससी टीआरई 4.0 जो अभी होने वाला है, टीआरई 4.0, उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। और मेरा सिलेक्शन टीआरई 3 में हो गया था, तो मैंने कैसे कौन सी बुक्स फॉलो की हैं, इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। और हालांकि मैं एक यूट्यूबर भी हूं और वीडियो बनाते हुए भी मैंने टीआरई 3 क्लियर किया हुआ है, तो मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियोस बनाई मैंने इन्हीं मुद्दों पे। तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं। जैसे मेरे घर में दो लोगों का हुआ सिलेक्शन, मेरा और मेरी सिस्टर का। और बीपीएससी टीआरई जो अभी 3.0 हुआ था, 2 बार पेपर हुआ था। एक बार कैंसिल हुआ था पेपर, दोबारा से री एग्ज़ाम हुआ था। तो मेरा जो पीआरटी में स्कोर रहा था 87 रहा था। हालांकि मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा था और वीडियोज़ भी बनाता था। और बाकी यूपी से हूँ, ठीक है, तो जनरल में जाता है कट ऑफ। तो अभी क्या हुआ है कि जब से ये डोमिसाइल लागू हो गया है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो भी यूपी के हैं। बाकी बिहार के हैं तो वो भी, उनका तो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अभी जो पेपर होने वाला है टीआरई 4 का, एक सूचना वायरल हुई थी इसमें कि जो टीआरई 4 होगा वो थोड़ा सा फैक्चुअल पूछेगा और थोड़ा सा उसका स्तर जो है ना वो कठिनाई की ओर बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है बढ़ेगा। एस्टेट का भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो जिसने एस्टेट किया हुआ, जिसका निकल गया है, उसे बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के हर बार पद जो हैं वो खाली ही रह जाते थे, मतलब पूरे भर नहीं पाते थे। पीआरटी और जूनियर के तो हो ही जाते हैं लगभग, जो अभ्यर्थी हैं मिल जाते हैं, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी है उसमें सीटें खाली रहती हैं। बस वही कारण है कि लोग कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स में बात करूँगा। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी से मैं थोड़ा सा रेगुलर रहूँगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो आपको लाऊंगा जिसमें जो मुझे सैलरी, जो फर्स्ट मंथ की सैलरी जो आई थी, उसमें क्या मुझे डिडक्शन वगैरह और क्या उसका बेसिक पे रहा है, वो सब दिखाएंगे। हालांकि देखिए, जो बेसिक जो सैलरी है उसका दिखाने का मोटिव यही है कि सैलरी देने के बाद में आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हाँ, हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी ये सैलरी आपके खाते में जाएगी, ठीक है। पहले मैं भी देखता था। देखिए, मैं डेली यूट्यूब वीडियोस बनाने के साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। तो कैसे करता था, जैसे दिन में वीडियो बना लिया और सुबह उठ के क्या करते थे कि पढ़ते थे बुक से, और शाम को फिर वीडियोस देख लेते थे जो एनसीईआरटी के थे। देखिए, एनसीईआरटी का कितना रोल है मैं आपको बताऊंगा, और एनसीईआरटी ने ही ये बेड़ा पार लगाया मेरा, ठीक है। अगर जिसका एनसीईआरटी कंप्लीट है ना, तो वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो क्लियर कर सकता है आराम से, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी ना वो बेस है आपका। आप पीसीएस दीजिए, ठीक है, या फिर आप आईएएस दीजिए, उन सब में भी एनसीईआरटी का ही मतलब बोलबाला है। एनसीईआरटी बैच लिया जाता है, बड़े बड़े जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह हैं, या बैचेस वगैरह बेचे जाते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से कि एनसीईआरटी का बेसिक है, बेसिक है। हर जगह लोग चिल्लाते हैं एनसीईआरटी का। तो मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ देखिएगा जो क्वेश्चन आए हुए हैं, टीआरई 1 हो या 2 हो या 3 हो, और 3 के तो 2 बार हुए हैं पेपर, ठीक है। तो तीनों पेपर मतलब तीनों बार जो पेपर हुए हैं उन सबका मैंने डीप एनालिसिस किया हुआ है कि उसमें एनसीईआरटी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, विद आपके स्क्रीनशॉट के, और पेज नंबर भी मैंने दिया है सबूत के तौर पे, ठीक है। आपको कोई भी यूट्यूबर, या जैसे मतलब यूट्यूबर तो खैर मैं भी हूँ, जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो आपको केवल क्या करेंगे, कोर्स के नाम पे अपना कोर्स चिपकाते रहेंगे। अपने जो वीडियोज़ हैं या लेक्चर हैं वही दिखाएंगे केवल, लेकिन जो असल बात है ना एनसीईआरटी की, वो नहीं आपको बताएंगे। वो आप एक बार जाके वीडियो देखिएगा, उसमें 40 क्वेश्चन में कितने एनसीईआरटी से आए हुए हैं। जो आपका जूनियर का पेपर है साइंस मैथ का, तो साइंस मैंने उसमें निकाला हुआ है, 6, 7, 8, 9, 10 की ही एनसीईआरटी है केवल साइंस का। क्वेश्चन ए टू जेड उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा, एक क्वेश्चन एक वीडियो नहीं, उसके बहुत सारे वीडियोज बने हुए हैं। 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी, जितने भी टीआरई एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के, उन सबके। तो मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की, वही मैंने बताया, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा कौन सी फॉलो की मैं आपको अलग से बताऊंगा इसमें, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। और पेड कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, पेड कोर्स ऐसा है कि अब अगर आप पेड कोर्स लेते हैं, ठीक है, तो पेड कोर्स में क्या आप उसमें बन जाएंगे, क्योंकि इतने वीडियो वो डालेंगे ना डेली, इतने वीडियोज आएंगे उनके। जैसे हिस्ट्री का ही ले लीजिए, तो हिस्ट्री में ही 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक वाला। हालांकि प्राचीन का कोई वैल्यू नहीं इसमें, इसमें बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, बड़ी बात है। प्राचीन और मध्यकालीन का जितना बोलबाला है वो आधुनिक भारत का इतिहास है, आईएनएम वाला जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला है, ठीक है। तो उसका ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें।
और जो बिहार परिप्रेक्ष्य में है और मतलब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसमें भी आते हैं। तो पेड कोर्स मेरे हिसाब से तो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी जो है, अगर आप अच्छे से अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। ठीक है, इससे अलावा कुछ नहीं है। लोग बोलेंगे आपको कि मतलब खुद से पढ़ाई करने पे नहीं निकलेगा, तो ये एक मिथ है। ठीक है, मैंने खुद से निकाला हुआ है और मैं तो वीडियोज़ भी बनाता था, तो चिल्लाते भी थे घर वाले कि इस पे ध्यान दो, मतलब निकल जाएगा। मुझे पता था कि मेरा एनसीईआरटी जो है पहले से ही मेरा कंप्लीट है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई है। और एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ी, वीडियोज़ भी देखे। हालाँकि तब मेरे पास वीडियोज़ नहीं थे, तो बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, जो एनसीईआरटी फ्री डाल रखी है उन्होंने, वो भी मैंने देखे हैं। लेकिन उनका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, वो पीसीएस लेवल का पढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने एनसीईआरटीज़ वीडियो भी डाले हैं, तो सब एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में है। और बाकी अगर हो सके तो आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिएगा, उसमें अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी टीआरई 4 का टाइम है। जिस तरीके से ये रोस्टर खेल रहे हैं ना, तो ये अभी ले जाएंगे 1-2 महीने। ठीक है, मुझे लगता है जहाँ तक। तो देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ और नुकसान क्या है। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, नुकसान ये है कि अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। एनसीईआरटी जो है 2 से 3 बार पढ़नी चाहिए। ठीक है, एक बार में कुछ नहीं हुआ, एक बार में आप तो कहानी सुनेंगे केवल उसकी। तो फ़ायदा यही है कि आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है, ना कि एग्ज़ाम के पास आते ही आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो जितना पीछे वाला आपको याद भी है वो भूल जाएंगे। ठीक है, और देखिए, मैंने पीआरटी जूनियर का दिया था, एक साथ तैयारी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे साइंस आपका कॉमन मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी कॉमन है, हिस्ट्री कॉमन है, पॉलिटी कॉमन है। तो मतलब जो ये मेन सब्जेक्ट है, जो 4 स्तंभ होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी। ठीक है, सॉरी साइंस नहीं, वो जो आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, और साइंस का बोलबाला है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि जो आपका जूनियर में है। ठीक है, और एसएसटी में भी आपका पूरा एसएसटी आता है। तो आप एक साथ दोनों तैयारी कर सकते हैं अगर आपका बीएड है। बाकी अगर डीएलएड वाले हैं तो वो तो केवल पीआरटी जूनियर पे ही फोकस करेंगे। बीएड वाले जूनियर, टीजीटी, पीजीटी जिसका स्टैंड निकल गया है, वो आराम से तैयारी कर सकता है। अब 87 मैंने स्कोर किया था, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आराम से हो जाएगा। क्योंकि आपका जो जीएस का होता है 40 नंबर का, उसमें टारगेट बनाना पड़ता है, क्योंकि जीएस जो है ना वो कॉमन है सबके लिए। ठीक, तो अच्छे से कीजिएगा, हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़िए, इसमें मैंने अभी बुक्स भी बताई हुई हैं, अभी आप देखते हैं। मोटिवेट करने के लिए क्या है, मोटिवेशन आपके अंदर से होना चाहिए। वीडियो देख के आपके क्या कराएंगे कि 1-2 मिनट के लिए मोटिवेट रहेंगे, भूल जाएंगे फिर। मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए कि हम बेरोजगार हैं, अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। ठीक है, आसपास के ताने सुनने पड़ेंगे, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के। तो उससे अच्छा है कि आप अपने खुद से तैयारी करें, अपने अंदर मोटिवेशन ढूंढें। ठीक है, मोटिवेशन कुछ नहीं है, ये आप लोग रील्स वगैरह देखते हैं, इससे आपका टाइम जाता है, 5 मिनट की जगह आपका कब 50 मिनट हो जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। ये आपका जो वीडियोस देखने की आदत है, मतलब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये मतलब जो भी है सोशल मीडिया में, आपकी ये जो 5 मिनट की जो वो होती है ना, एक तरह का डोपामाइन होता है, तो वो कब 50 हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और ये कब आदत से आपकी वो पड़ जाएगी, मतलब शुरुआत में तो आपको लगेगा अच्छा है, बाकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी, फिर वो छूटेगी नहीं, लत लग जाती है वो। ठीक है, तो आप अपने से खुद से ये मोटिवेशन अपने आप ढूंढिए, कहीं से भी शांत एकांत वातावरण देखिए। ठीक है, लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं उसमें पढ़िए, घर पे पढ़ते हैं पढ़िए। बस आपको पढ़ना है, बेरोजगारी का एक जो दाग है वो हटाना है, एक सिलेक्शन लेना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग पीसीएस में, आईएएस में इतने छोटे छोटे पद होते हैं 400-500 के करीब, उसमें भी एक सीट कवर कर लेते हैं। तो अगर आपने टीआरई 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो इसमें जी जान लगा दीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपको थोड़ा सा जो भी हो सकेगा वो गाइड करूँगा, जितना हो सकेगा, जितना मुझे आता है। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके लिए समय क्या चाहिए, समय ही समय है आपके पास। टीआरई 4 कब से आ रहा था, ठीक है, और वो भी अभी भी नहीं आ पाया, तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए। पिछले साल आपने किया, जो भी किया है वो भी रखा रहने दीजिए, क्योंकि ऐसा है कि आपने जो पढ़ा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ जो भी है। ये देखिए बुक्स है जो पिक्चर ली हुई है। देखिए, मैंने सबसे पहले बीपीएससी, ये पूर्वावलोकन। ठीक है, पूर्वावलोकन आपका चाहे यूपी का हो या यूके का हो, मतलब कहीं का भी, उत्तराखंड का, मतलब पूर्वावलोकन जो घटना चक्र, ऐसी बुक है, ऐसी रामबाण बुक है जो आपका जीएस बहुत टॉप कर सकती है। बशर्ते आपको क्या है, एनसीईआरटी पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जब ये एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और बाकी आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो याद रहेगा, वो आप कर सकते हैं।
और ये इसमें बीपीएससी के जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, 71वीं बीपीएससी हो गई शायद, ठीक है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है पेपर वाइज सब्जेक्ट वाइज सब दिया गया है इसमें, और ये मैंने पूर्वावलोकन कराई भी है, ठीक है। तैयारी 3 से मैं कहता आ रहा कि एनसीईआरटी पूर्वावलोकन ये पढ़ते रहिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जिन्होंने सुना है उन्होंने अपना देखा है, बाकी आप भी करिए, आप एक बार करके देखिए एनसीईआरटी। और देखिए जो करंट का है, करंट के जो क्वेश्चन आते हैं 8, ठीक है। जो जीएस में 40 क्वेश्चन का होता है तो उसमें 5 डिवाइड होता है 5 भागों में, तो उसमें करंट होती है 8 नंबर की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करंट को घोल के पी जाइए, 1 साल की पीजिए, ये करिए वो करिए। लास्ट के 6-7 महीने की करंट है, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि अगर आप उसी पे दिमाग लगाएंगे ना तो 8 के चक्कर में आप 40 नंबर का कहाँ छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो फोकस कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है महीने के जो करंट अफेयर होते हैं उसको देखिए। डेली का करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो पढ़ते हैं वो भाई पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने तो ऐसी ये बुक थी, ये घटनासार, ठीक है, सॉरी ये स्पीडी वाली, और एक ये एडिटोरिया की, एक आती घटनासार की, उसमें टॉप 100 होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पूरे साल के होते हैं टॉप 100, वो पढ़ लीजिए। उसमें 1-2 क्वेश्चन आराम मिल जाएंगे, उससे नहीं मिलेंगे तो रिलेटेड मिल जाएंगे उससे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर एडिटोरिया क्या आती है और वार्षिकी ये स्पीडी क्या आती है। तो इसमें पूरा नहीं पढ़ना है आपको, लास्ट के 6 मंथ, मतलब जिस दिन जिस महीने एग्जाम हो उस महीने को छोड़ दीजिए, उसके पिछले वाले महीने से अपना पीछे का बैक कर लीजिए, 5-6 महीने पर्याप्त है। और ये जो आपका एडिटोरिया का आता है इसमें भी टॉप 100 राष्ट्रीय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, ठीक है। बिहार का भी दिया होता है परिप्रेक्ष्य, तो बिहार का एग्जाम है तो इसमें 1-2 क्वेश्चन बिहार के करंट अफेयर से आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, ये जो अगर आप लगा सकें तो इल्यूस्ट्रेशन सभी के पास होगी, एक थ्योरेटिकल बुक है, एक है ये आपका ये एमसीक्यूज टाइप की। तो ये एमसीक्यूज टाइप जो बुक है बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आपके पास हो तो कर लीजिएगा, बाकी वीडियोस वगैरह देख लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी है एमसीक्यूज, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, अब आपको प्रैक्टिस करना है तो इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हालांकि मिल जाएंगे आपके इसमें पूर्वावलोकन में भी, बीपीएससी, तो जैसा आपको अच्छा लगे। ये सभी के लिए अच्छी है इल्यूस्ट्रेशन बुक, इसमें पूरा सब्जेक्ट आपका क्लियर मिलेगा इसमें। लेकिन थोड़ी सी जनरल साइंस है, ठीक है, आपको साइंस पे ऐसी पढ़नी है एनसीईआरटी की, जो फैक्चुअल आती है। इस साइंस जो जनरल साइंस होती है इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वाली जो आपका 6 to 10 तक एनसीईआरटी वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। और बाकी देखिए पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन ये चीज़ें होती हैं कि जैसे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है और बैचेज़ में ये पढ़ाया भी जाता है। और बैच वाले क्या करते हैं, जो भी बैच बेचते हैं, तो वो शुरू में आपको डेमो क्लासेस देंगे, बहुत अच्छी क्लासेस देंगे, जो उन्हें आता है, जिस टॉपिक पे वो पारंगत हैं वही आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ा देंगे। बाकी आपने कोर्स ले लिया, फीस आपने जमा कर दी, उसके बाद आपका वहाँ कोई पूछने थोड़ी आता है कि फीडबैक क्या है क्या नहीं। आपका वीडियो चल रहा है, वो डेली वीडियो आ रहे हैं, पीडीएफ्स पे पीडीएफ आती हैं टेलीग्राम पे, और आपको इतना टाइम भी नहीं है कि वो वीडियो आप दोहरा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डेली 8-10 वीडियो अगर आएंगे आपके पास तो आप एक बार ही देखने बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर पीडीएफ पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन पे ना विश्वास करके खुद पे विश्वास कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छा लगे, खुद से विश्वास करेंगे ना तो वो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देगा। ऐसा नहीं है कि आप नए हैं, आपने अभी तक कोई तैयारी की नहीं है, पढ़ा सब कुछ है, बस उल्टा पुल्टा पढ़ा हुआ है, कोई भी सीक्वेंस नहीं है, तो उसे क्रमबद्ध पढ़िए और ये एनसीईआरटी को आधार बनाइए, ठीक है। ये जो बुक्स हैं ये देखिए, पीआरटी के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी जूनियर के लिए जो मैंने बताया था, जैसे जूनियर में जो मैथ साइंस ले रहे हैं तो मैथ साइंस वही एनसीईआरटी, ठीक है। 9-10 की जो मैथ है ना, पहले 6 से पढ़िएगा, 6 to 10 ही पढ़िएगा। 9-10 की जो मैथ है उससे क्वेश्चन आपको बहुत आएंगे, साइंस के सारे क्वेश्चन 9-10 के ही मिलेंगे आपको। और ना माने आप तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने एनालिसिस किया हुआ है और पूरा स्क्रीनशॉट के साथ में फोटोज लगाई हुई इसमें। और साइंस भी आ जाएगी इसमें, मैथ्स रहेगी, मैथ्स मैंने बता दी 9-10 की है, और साइंस भी उसी में हो जाएगी आपकी, हिस्ट्री जो भी सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है। और रह गया एसएसटी वाला, तो एसएसटी वाला क्या करना है आपको, एनसीईआरटी 6 to आपका 11-12 तक हो गया, उसमें देख लीजिए जो उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं जो चैप्टर के बाद में, तो वो क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी इसके लिए मैं आपको ये जो महेश कुमार बलवार की जो बुक है एनसीईआरटी की, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको प्लेलिस्ट पूरी करा दी जाए, पूरी बुक करा दी जाए, तो आप थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, बाकी मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और अगर आपके पास अगर बुक है तो खुद से पढ़ लीजिए। ये आपका वन लीनियर वाला है ये बुक, और ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला है, जिससे आपको सुविधा लगे वो पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो आईएनएम को ज़्यादा महत्व दीजिएगा, जो आईएनएम है आपके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है।
वैसे राष्ट्रीय भी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, लेकिन जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और देखिए राजा कुंवर सिंह जो है उन पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये गांठ बांध के रखिएगा, कुछ क्वेश्चन है जो जरूर ही आते हैं। ठीक है, तो बिहार का जो भी थोड़ा सा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एक बिहार की बुक आती है, मुझे याद नहीं है अभी नाम। ठीक है, तो वो मैंने कराई हुई है, प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप देखिए जाके, तो उससे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिहार के। भाई बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार के बारे में थोड़ी सी जीएस या जनरल नॉलेज तो आनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जीएस में ही पूछ देगा। रह गया आपका टीजीटी पीजीटी, तो टीजीटी पीजीटी इनके बाद जो है वो हमारे हिसाब से तो आसान है। जो बीएड किया हुआ है तो उतना तो उसे मालूम ही होगा, जो सिंगल सब्जेक्ट होता है उस पर पकड़ बनाना आसान है, बजाय इसके जैसे आपका पीआरटी हो गया और जूनियर का हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी जो सॉरी आपका पीजीटी है, टीजीटी है, एक सब्जेक्ट है आपका 12 तक है या 10 तक है, 9-10 वाला है, 12 तक का है, तो एक अपर क्लास का उसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसमें दिया भी गया है सिलेबस में कि आपके क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें थोड़ा सा एक लेवल अप रहेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी उनको भी पढ़नी पड़ती है, और जैसे किसी का हिंदी से होता है 9-10 में, तो वो हिंदी के कुछ जैसे हरिदेव बारी की बुक है और भी मतलब अच्छी बुक हैं, तो वो लोग अलग से सोर्स लेते हैं। और खैर उनको टीजीटी पीजीटी वालों को इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो बैच के चक्कर में फंस जाते हैं और इसी चक्कर में उनका ये निकल नहीं पाता है। देखिए एस्टेट का था अभी 75 मार्क्स चाहिए होते थे जनरल के लिए, तो लोग 75 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं, मतलब 150 का 50%, 150 का 50% भी नहीं ला पाते हैं। बजाय क्यों? क्योंकि वो ये बैच के चक्कर में रहते हैं। और हमारे जानने वाले हैं, कुछ एक टीचर हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी उनके लगभग शायद 80+ या 85 नंबर हैं शायद। एक मैम है हिंदी की, उनका एस्टेट सेकंड पेपर है, वो उनका निकला है अभी, खैर पढ़ती रहती थी वो, हमने देखा है, उनका निकला था 121 नंबर, 121। बताइए उनका इतना क्यों आया स्कोर एस्टेट का? जब उनका एस्टेट का इतना अच्छा स्कोर आया तो वो बीपीएससी में जो टीजीटी पीजीटी अभी वो टीआरई 4 आएगा उसमें तो वो आराम से टॉप करेंगे। मान लीजिए जो आपका प्री है, आप प्री में ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही मतलब धक्के दे के वहाँ पे बॉर्डर लाइन पे पहुँच रहे हैं, फिर तो आपको ये जो टीआरई 4 आएगा इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो जो आप जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो अगर अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आप उसमें कैसे अच्छा स्कोर करेंगे टीआरई 4 में? तो वही है, मैंने पूरा जो भी इसका आधार है मैंने बता दिया आपको। एनसीईआरटी मस्ट है, और बाकी वीडियोस के चक्कर में ज़्यादा ना रहें। हाँ, वीडियोस का तरीका एक होता है जो मैं फॉलो करता था, जैसे किसी सब्जेक्ट को मैंने टॉपिक पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने बुक से पढ़ लिया, फिर क्या किया, उसी से रिलेटेड मैंने वीडियो देख लिया। ठीक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या हुआ कि मैंने मान लीजिए 1-2 दिन बाद वो मैं भूलने लगा, तो उसको दोबारा से प्ले कर लो वीडियो को, आप उससे सेव कर लो, मतलब वॉच लेटर में जाके उसमें सेव कर लो, एक प्लेलिस्ट अपनी बना लो अलग से कि मुझे ये वीडियो देखने हैं दोबारा से। क्योंकि अगर आप दोबारा नहीं देखेंगे वीडियो तो वो वीडियो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएगा जब तक आप दोबारा नहीं देखेंगे। अगर वीडियो नहीं देख पाते तो आप एक बार दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। वही बात है कि आप इतने टॉपिक को दोबारा से रिवीजन कैसे करेंगे? एनसीईआरटी तो डबल करना ही है आपको, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए जो आपके मैथ्स कुमार बर्नवाल की जो बुक है उसमें हर एक टॉपिक का मतलब टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज दिए गए हैं, ऐसे ही घटना चक्र में दिए गए, ये जो आपका पूर्वावलोकन है, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। तो देखिए मैं थोड़े दिनों में आपके कुछ क्लासेस लाऊंगा एनसीईआरटी की, सब सब्जेक्ट की। बाकी आप अपना जो है तब तक बुक से एनसीईआरटी से पढ़िए, और बुक ना हो अगर तो मेरा चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे इतने पीडीएफ मिलेंगे आपको कि आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी पीडीएफ वहाँ अवेलेबल हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं एनसीईआरटी के, वो देख लीजिएगा, मतलब बुक पढ़ने के बाद में वो शॉर्ट नोट देख लीजिएगा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, और मैं इस पीडी का अपडेट करता रहता हूँ, अगर बुक आएगी तो दे देंगे। चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।